नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा जहां से आपको अरेस्ट किया होगा, वो क्षेत्र जिस मजिस्ट्रेट के पास पड़ता होगा वहां आपको रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। हैं? हाँ, मैं 22 की बात कर रहा हूं, अभी 20 की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, क्लॉज 2 में होगा। 3 राइट्स हैं, अभी देख लेते हैं, पहले प्रोसेस एक बार समझ लो। ठीक, अब यहां आपको अरेस्ट किया, प्रेजेंट कर लिया। अब ये आपसे पूछ, अब देखो इनसे क्या कहेगी पुलिस? 2 चीजें हो सकती हैं। आप क्या कहोगे कि भाई हमने ऑफेंस नहीं किया, हमें छोड़ दो, ये झूठा हमें अरेस्ट किया हुआ है। पुलिस कहेगी नहीं साहब, ये देखिए कागज, ये देखिए इनके वो सीसीटीवी वहां जा रहे हैं, रात में दारू इन्होंने पिए, साथ में फलाना किया है, ढिमाका किया है, हमें पूरा शक है मर्डर इन्होंने ही किया है। हमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, अभी हमें इनसे रिकवरी करानी है, अभी हमें इनसे पूछताछ करनी है। ठीक है, तो पुलिस जनरली यहां पे आपसे पुलिस रिमांड मांगती है, पुलिस रिमांड, कि मैं 3 दिन की 4 दिन की पुलिस रिमांड दो। पुलिस रिमांड, आप समझ रहे हो? पुलिस रिमांड में पुलिस फिर आपको अपने साथ लेके जाएगी, थाने में रखेगी और थाने में वो आपसे पूछताछ करेगी। ठीक है, आप बोलोगे जमानत दे दो हमें, जमानत का मतलब ठीक है एफआईआर तो रजिस्टर हो गई है, मैं अक्यूज हूं मैं, लेकिन क्योंकि मेरा दोष नहीं है, एक झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, सीसीटीवी मैं नहीं हूं, कोई दूसरा व्यक्ति है, तो आप मुझे क्या कहते दो, बेल दे दो। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि पुलिस से बोले कि सर हमने इन्वेस्टिगेशन मतलब भर की कर ली है, कल से आज तक हमने चाकुआ को सभा में मिल गया है, ठीक है, आप इनको जेसी में भेज दो, जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी मतलब क्या है, जेल भेज दो आप इन्हें। ठीक है, तो यहां पर आप पुलिस की कस्टडी में हो, यहां पर जब आप जेल जाते हो तो जेसी में हो, जुडिशियल कस्टडी में, न्यायिक अभिरक्षा में हो, न्यायिक अभिरक्षा में हो। ठीक है, और या फिर आपको बेल मिल गई, अगर जज को लग रहा है कि नहीं सब झूठा पकड़ रहे हैं इनको, तो जज आपको बेल दे सकते। 3 चीजें हो सकती है। ठीक है, पुलिस रिमांड जितने दिन की मिल रही है, अब यहां पर बेसिक चीजें हैं कि हर, जैसे 4 दिन की पुलिस रिमांड मिल गई आपको, 4 दिन की, तो 4 दिन बाद वो फिर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे, कहेंगे सर हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, इनको जेल भेज दो। अब क्यों बेल? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेल इज द राइट एंड जेल शुड बी एक्सेप्शन, और सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है जेलें मत भरो यार, क्यों जेल भर रहे हो? यूएसए में जब तक ट्रायल चलता है बहुत कम लोगों को जेल में रखते हैं, वो जब तक ट्रायल चलता है, यूएसए में कन्विक्शन के बाद जेल भेजते हैं। हमारे यहां जो जेल है दे आर ओवरबर्डन्ड विद द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। 80% जो प्रिजनर है वो अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल में जिन पे मुकदमा चल रहा है। तो अब पुलिस वाले क्या कहेंगे, किस आधार पे पुलिस वाले कहेंगे बेल मत दो? 2 ही 3 आधार हैं। पहला आधार है सबूतों से छेड़छाड़, सर इनको बेल दे दी तो सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे, भाग जाएंगे। भाई हो सकता है फ्ली ऑफ जस्टिस, कि क्या करें, भाग जाए। तो जनरली जब बड़े मुकदमे होते हैं जज बेल देता नहीं, जज बेल देगा जेसी में। अब अगला स्टेप क्या है? ठीक है, अब ये सब सीआरपीसी की चीजें यहां पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन इन जनरल, ठीक है, 90 दिन में पुलिस चार्जशीट प्रस्तुत करती है। आप जेल में हो, ठीक है, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया, सबके बयान ले लिए, फलाना ले ढिमाका ले, चार्जशीट बना ली। चार्जशीट उसको बोलते हैं आरोप पत्र। ठीक है, आरोप पत्र बनाएगी और उसमें लिख देगी सर हमारे हिसाब से इन्होंने अपराध किया, इसलिए इन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए, फांसी पे लटका दिया जाए। पुलिस लिख देगी अपना, वो चार्जशीट इसी एमएम के पास लेके जाएगी 3 महीने बाद। 3 महीने बाद। अच्छा, जेसी जो आपको मिलती है वो मैक्सिमम मिलती है 14 दिन की। इसका मतलब हर 14 दिन बाद, ठीक है, जेल से आपको कोर्ट भेजा जाएगा और कोर्ट वो जेसी 14 दिन की जेसी कोर्ट क्या करता है, बढ़ाता रहता है, एक्सटेंड करता रहता है। ठीक है, 3 महीने बाद चार्जशीट आ गई। अब जो एमएम है वो उस चार्जशीट को देखेगा, उस चार्जशीट का कॉग्निजेंस करेगा, हाँ ठीक है, उसे लग रहा है सारी चीजें ठीक है। ठीक है, तो अब एमएम, क्योंकि मर्डर बड़ा मुकदमा है, उसको भेज देगा सेशन कोर्ट के पास। छोटे मुकदमे एमएम ही सुनेगा, जिनमें सजा 7 साल से कम है, अपने पास ही रखेगा। बड़ा मुकदमा कहां भेज देगा? सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय। अब सेशन कोर्ट आपको बुलाएगा, आपसे पूछेगा भैया चार्ज लगाया गया आपके ऊपर, आप मानते हो नहीं मानते हो? आप बोल दोगे कि नहीं भाई हम नहीं मानते हैं, मान लो मानते हैं। अब देखो यहां पर है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसको समझ लो, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो क्या अगर आप मान लेते हो कि हमने मर्डर किया है, तो क्या इस आधार पर सजा सुनाई जा सकती है आपको? हैं? मैं खुद ही मान लूं हाँ मैंने मर्डर किया है भाई, क्यों? फिर तो बहुत आसान है, सलमान खान ने गाड़ी चलाई, उसका ड्राइवर बोल दे हमने किया है, बात खत्म। तो आपके बयान के आधार पर आपको सजा नहीं सुनाई जा सकती, लेकिन हाँ अगर आप कह रहे हो हमने मर्डर किया है, तो फिर पुलिस आपसे प्राइमा फेसी एविडेंस कलेक्ट करेगी।
आपसे पूछेगी कहाँ गए, कहाँ मारा, चाकू कहाँ है, फलाना कहाँ है, ढिमाका कहाँ है, ठीक है। वो एविडेंस कलेक्ट करेगी, वो एविडेंस कोर्ट के सामने रखेगी, कोर्ट उस आधार पे आपको सजा सुनाएगा। लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पे डिनाई करेंगे कि नहीं भाई हमने नहीं मारा है। अब इसको दोबारा देख लेते हैं। नहीं मारा है तो फिर अब ट्रायल स्टार्ट होगा, अब ट्रायल स्टार्ट होगा, अब मुकदमा चलेगा, ठीक है। अब भारत में जो ट्रायल कोर्ट हैं, देखो अलग अलग चीजें हैं। 7 साल से कम सजा के लिए ट्रायल कोर्ट हैं आपके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट, और जिनमें 7 साल से ऊपर की सजा है उनके लिए ट्रायल कोर्ट है सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कभी भी ट्रायल नहीं चलता है। ट्रायल कोर्ट सिर्फ सेशन कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट। हाई कोर्ट अपीलेट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी अपीलेट कोर्ट है, ठीक है। तो मुकदमा, जैसे मुकदमा का मतलब कि हर आदमी बुलाया गया, सबकी गवाही ली गई, सबके बयान लिए गए, सबके क्रॉस हुआ, वकील लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, प्रॉपर बहस हो रही, डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रही है, आर्गुमेंट हो रहे हैं, ये सब ट्रायल कोर्ट में चलता है। मुकदमा ट्रायल कोर्ट में चलता है। जब सपोज आप कन्विक्ट हो गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट खाली फाइल देखेगा, सबको बुलाएगा थोड़ी, फाइल में देखा, अच्छा इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, लेकिन मुझे सही लगा, मुकदमा डिसाइड कर देगा 2 दिन में, 4 दिन में। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 2 घंटे में डिसाइड करता है मुकदमा, कोई भी क्रिमिनल जो मुकदमे होते हैं। लेकिन आज जो सेशन कोर्ट है इनमें लंबा ट्रायल चलेगा, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, कि सबको बुला रहे हैं, ठीक है। मुकदमा स्टार्ट हो गया। अब जब देखो, जब चार्जशीट आ जाती है कई बार, तो एक वैलिड ग्राउंड आपके पास हो जाता है बेल का, कि सर चार्जशीट आ गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, जो आप कह रहे थे हम डराएंगे, धमकाएंगे, फलाना करेंगे, ढिमाका करेंगे, वो सब तो खत्म हो गया। तो चार्जशीट तो आ गई, अब आपने सबके बयान तो ले लिए, अब हमें बेल दे दो। तो यहाँ पे लोगों को बेल मिल जाती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है। खैर मुकदमा चलना स्टार्ट हुआ, उसका पूरा प्रोसेस है, उसका आपसे कोई मतलब नहीं है। लास्ट में आर्गुमेंट होगा। इसमें प्रोसेस है, पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस होंगे, फिर डिफेंस एविडेंट होंगे, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड होगा, ढेर सारी चीजें होंगी। लास्ट में फाइनली आर्गुमेंट होगा। अब कोर्ट 2 काम कर सकता है, या तो आपको एक्विट कर दे, एक्विटल, ठीक है, कि भाई नहीं, जो भी तुम्हारे पर आरोप लगाए गए थे, ठीक है, वो कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाए हैं, ठीक है, कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाए। और जो जिम्मेदारी प्रूव करने की है वो हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर होती है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। तो कोर्ट जब भी एक्विटल करता है तो कहता है जो प्रोसिक्यूशन है वो इनके अपराध को निसंदेह प्रूव नहीं कर पाया है। बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा इंडियन जुडिशरी में अक्यूज्ड को मिलना चाहिए। किसको मिलता है बेनिफिट ऑफ डाउट? अक्यूज्ड को, जो आरोपी होता है। एक कोर्ट की जिम्मेदारी है कि, प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो गिल्ट को अनडाउटली प्रूव करे, कुछ मुकदमों को छोड़कर, ठीक है। एक इसमें जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध है, चाहे डाउरी हो, चाहे रेप हो, चाहे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, इसमें आपको प्रूव करना होता है कि मैं निर्दोष हूं। तो बहुत मुश्किल होता है। जो व्यक्ति जेल के अंदर बैठा है कैसे खुद को प्रूव करेगा? दूसरे जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं, प्रिवेंटिव, यूएपीए है, एनएसए है, ठीक है, इसमें भी आपको प्रूव करना होता है कि मैं क्या हूं, निर्दोष हूं। बहुत मुश्किल है। जिस व्यक्ति को आपने 10 साल से जेल में बंद रखा है कैसे खुद को प्रूव करेगा मैं निसंदेह निर्दोष हूं? खैर, अब इसके बाद कहानी शुरू होती है। अगर कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर दिया तो आप जेल चले गए। और अब जब देखो, अभी तक आप जेल में थे तो आप जेसी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, और अब जब आप जेल जाते हो तो आप स्टेट की कस्टडी में होते हो, आप राज्य की अपेक्षा में होते हो, उत्तर प्रदेश सरकार की कस्टडी में हो। तो जब तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ था पुलिस कस्टडी में थे, जब तक ट्रायल चल रहा आप जेल में हो, आप जेसी में हो, आप न्यायिक अभिरक्षा में हो, ठीक है। और जब आप कन्विक्ट हो गए, दोष सिद्ध हो गया, उसके बाद आप राज्य की अभिरक्षा में होते हो। अब राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको कैसे रखेगा, किस जेल में रखेगा, क्या रखेगा, फलाना रखेगा, ढिमाका रखेगा। और जेल या प्रिजन, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, जेल कैसा सब्जेक्ट है? स्टेट सब्जेक्ट है। इसलिए हर राज्य में जो प्रिजन रूल्स हैं वो लगभग अलग अलग हैं। हर राज्य में प्रिजन रूल्स क्या हैं? अलग अलग है, ठीक है। जैसे अगर हम माने, जैसे कोर्ट जब भी लाइफ इंप्रिजनमेंट देता है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है कि इंप्रिजनमेंट टिल नेचुरल डेथ, प्राकृतिक मृत्यु तक इंप्रिजनमेंट। लेकिन ढेर सारे राज्यों ने अपने अलग अलग कानून बनाए हुए हैं। कुछ राज्य 14 साल बाद छोड़ देते हैं, कुछ 16 साल बाद छोड़ देते हैं। 14 साल बाद एक बोर्ड बनाएंगे, बोर्ड बैठेगा, देखेगा तुम्हारा व्यवहार कैसा था जेल में, जो क्राइम आपने किया वो हीनियस था या नहीं था, उस 14-15 साल में आपको छोड़ देते हैं। इसके अलावा जो रिमिशन पॉलिसी है, रिमिशन पॉलिसी, वो भी हर स्टेट की अलग अलग है। कि कुछ राज्य कहते हैं भाई अगर आपको
1 साल आपने जेल में काटा, ठीक, आपका व्यवहार अच्छा रहा, तो आपको 3 महीने का रिमिशन देंगे। इसका मतलब आपकी टोटल सजा हम काउंट करेंगे 1 साल 3 महीना, कुछ 4 महीने का देते हैं, कुछ 5 महीने का देते हैं, तो 2 चीजें हो गई। अब खाली 2 शब्द बताने हैं। जब आप कन्विक्ट होते हो तो उसके बाद 2 चीजें आपको मिलती हैं, एक है पैरोल, पैरोल, और दूसरी है फरलो। इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर क्या है? पैरोल आपको मिलती है जब कोई इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी का मतलब कि आप घर में किसी का शादी ब्याह है, किसी की मृत्यु हो गई है, अब आप जेल में हो, अब आप पैरोल अप्लाई करोगे, ठीक है। हालांकि पहले आप अप्लाई स्टेट गवर्नमेंट के पास ही करते हो, और हर राज्य ने अपना अलग अलग शेड्यूल बना रखा है कि साल में 1 पैरोल देंगे, 2 फरलो देंगे, 2 पैरोल देंगे, 1 फरलो देंगे, इस तरीके से, ठीक है। इन जनरल 21 दिन की आपको पैरोल देते हैं, ठीक है। अगर राज्य नहीं दे रहा तो कोर्ट देगा फिर आपको, तो कोर्ट जाओगे, बताओगे कि भैया जो है हमारी बेटी की शादी है और हम चाहते हैं उस शादी में शामिल हो, हमें 21 दिन की पैरोल दे दीजिए, ठीक है। फरलो के लिए कोई स्पेसिफिक रीजन जरूरी नहीं है। फरलो इसलिए दी जाती है ताकि आप जेल में हो, आप दोबारा कुछ दिन बाद तो आपको छोड़ना है, तो आप समाज में जाओ, वहां घुलो मिलो, अपने सोशल रिलेशंस दोबारा धीरे धीरे बिल्ड करो, ठीक है, ताकि जब आप जेल के बाहर जाओ तो अजीब से ना लगो, ठीक है, आप दोबारा सोसाइटी में रहने लायक हो जाओ, पहली चीज। तो पैरोल के लिए एक स्पेसिफिक रीजन चाहिए कि शादी है, ब्याह है, फलाना है, मैं बीमार हूं, ये भी कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है, ये सब रीजन होते हैं पैरोल के लिए। फरलो के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए, सोशल बॉन्डिंग मेन रीजन है फरलो का। दूसरा अंतर, जो बड़ा अंतर है, जब आप पैरोल के लिए बाहर जाते हो तो वो दिन आपकी सजा में जुड़ते नहीं है। जैसे 21 दिन की पैरोल आपको मिली तो वो 21 दिन माना जाएगा कि आप जेल में नहीं थे। लेकिन जब फरलो के लिए बाहर जाते हो, ठीक है, तो वो जो दिन है आपने, मतलब फरलो में आप 3 महीने बाहर रहे, तो वो 3 महीने आपकी सजा में जुड़ेंगे, इसका मतलब वो माना जाएंगे आप जेल में रहे हो। ये बेसिक अंतर है पैरोल और फरलो में। क्लियर है? सर एक दो क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर जैसे कोई अरेस्ट हुआ है उस समय और वो उस समय पुलिस कस्टडी में है और वकील अभी आया नहीं है, तो उसके पास में राइट टू रिमेन साइलेंट है उस समय? अब पुलिस वाले थप्पड़ मार मार बुलवा लेंगे, वो बात अलग है, लेकिन बिल्कुल राइट टू रिमेन साइलेंट है, ठीक है। आप बिल्कुल मत बोलो, बिल्कुल है, इवन कोर्ट में राइट टू रिमेन साइलेंट है। अभी देख लेने 2 मिनट में। और सर ये जो मजिस्ट्रेट होता है, ये सर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, ये एसडीएम वगैरह, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल 24 घंटे के अंदर अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। और सर जो ट्रायल के दौरान वो जेल में रहा है, जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर ट्रायल चल रहा है, जेल में रहा, वो सजा में जुड़ता है। सजा में ऐड हो जाता जैसे मान लो कोई ट्रायल चला, अब 3 साल ट्रायल चला, उसके अंदर को 5 साल की सजा हो गई, ठीक है, तो इसका बेनिफिट जब कोर्ट जजमेंट देता है, सेक्शन है मुझे याद नहीं आईसीआरपीसी का, इसका बेनिफिट कोर्ट देता है आपको। कोर्ट कहेगा जो समय आप जेल में काट चुके हो वो आपकी सजा से डिडक्ट हो जाएगा। है। अगर ट्रायल पीरियड लंबा है कन्विक्शन में जो उससे तो अब इस पर तो सुप्रीम कोर्ट की ढेर सारी गाइडलाइन है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे मर्डर है। अब देखो इन जनरल जो एक रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, वो रूल ये बना, जनरल जो रूल है, और इस पर आजकल हाईकोर्ट काम भी कर रहे हैं, जैसे किसी में सजा 10 साल है, आपका ट्रायल चल रहा है, ठीक है, तो जनरल रूलिंग लिखा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के ढेर सारे, कौन, सुडान सिंह जजमेंट है, सुडान सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है किसी भी ऑफेंस में, ठीक है, अगर आप उसका हाफ पनिशमेंट, ठीक है, जेल में व्यतीत कर लेते हो तो बेल आपका राइट हो जाता है। इसका तो ट्रायल चल रहा है, मान लो किसी अपराध में मैक्सिमम से 10 साल है, मेरा ट्रायल चल रहा है, मैं 5 साल से जेल में हूं, तो मैं जाऊंगा, कहूंगा अब मेरा राइट है, आप मुझे बेल दो, तो आपको बेल मिल जाएगी। सर जैसे कन्विक्शन मिला हाफ मर्डर का और बाद में कन्विक्ट हो गया, जेल में है, वो सजा काट रहा है, ट्रायल हो गया, उसके बाद वो मर जाए, उसके बाद डेथ हो जाए उसकी, तो क्या दोबारा ट्रायल चलेगा उसको? कैसी बात कर रहे हो यार? अगर हमने किसी के ऊपर हाफ मर्डर का मतलब, जो इनका जो एक क्रिमिनल की लैंग्वेज में बोल रहे हैं, हाफ मर्डर का मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, 307 हाफ मर्डर का मतलब कि अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, उसमें कौन सा सेक्शन लगता है? 307, ठीक है। अब 307 में मैंने किसी को चाकू से हमला किया, उसकी गर्दन कट गई, लेकिन वो बच गया, अब मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा है, ठीक है। अब या तो भाई वो जैसे अब मुकदमा लिख गया, ठीक है, वो मुकदमा चल रहा है डॉक्टर, अब वो 15 दिन बाद मर गया, तो पुलिस ऑटोमेटिक क्या करेगी, 307 को 302 में कन्वर्ट कर देगी। अब मान लो इनकी बेवकूफी का सवाल कि हमें सजा हो गई, हम 307 में सजा काट रहे हो, 10 साल बाद मर गया, अबे उस चोट से 10 साल बाद थोड़ी मरेगा यार,
अगर मरना होगा तो 2, 4, 10, 15, 20 दिन में मर जाएगा, ठीक है, फिर वो दोबारा मुकदमा नहीं चलेगा भाई। इसमें अब वापस लौट के आते हैं, सुनो। तो इसमें 3 चीजें, पहला क्लियर है, नो रेट्रोस्पेक्टिव। दूसरा है नो डबल जियो पार्टी। नो डबल जियो पार्टी का मतलब है एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन हां, ऐसा हो सकता है कि आपने किसी का मर्डर कर दिया, किसी लड़की का मर्डर में आपको सजा हो गई, और बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि आपने मर्डर से पहले रेप भी किया था। तो अब देखो यहां पर ऑफेंस अलग अलग है दोनों, रेप एंड मर्डर। क्राइम एक है कि आपने उसे मार दिया, मतलब समझ रहे हो। तो अब यहां पर जो सेक्शन है 376 वो ऐड हो सकता है, वो डबल जियो पार्टी में नहीं आएगा। आप ये नहीं कहोगे सर हमें तो सजा मिल गई उसकी, बाद में पता चला कि आपने रेप भी किया था, बाद में मर्डर किया है, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। ये बात क्लियर है? बोलो क्या कहना चाह रहे हो। तो जैसे मैं जुडिशरी ने सजा दे दी और लगभग 10 साल की दे दी, बाद में स्टेट और वो कन्विक्ट होकर के स्टेट प्रिजन में आ गया, और उसके बाद स्टेट ने जो है लॉ बना करके किसी स्पेशल आदमी के लिए लॉ बना करके उसको छोड़वा दिया, जेल से निकाल दिया, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा? कंटेम्प्ट ऑफ, देखो जुडिशरी का काम सजा सुनाने तक है, समझो, उसके बाद स्टेट का काम है। अभी बिहार में कौन थे? आनंद मोहन थे, एमपी थे, एमएलए थे, उनको लाइफ इंप्रिजनमेंट था, बिहार सरकार ने 8 साल में छोड़ दिया। सरकार पर निर्भर करता है। हां, अब ऐसा हो सकता है कि एग्रीड पर्सन कोर्ट जाए और कोर्ट कहे कि सरकार का जो निर्णय है वो गलत है, जैसे गुजरात में हुआ। खैर वहां तो अलग ही कहानी थी। गुजरात गवर्नमेंट में जो गोधरा वाले दंगे के आरोपी थे, इन सबको लाइफ इंप्रिजनमेंट था, ठीक है। अब इनके साथ समस्या क्या हुई, वो केस अलग था, वो कभी मेंस में पढ़ेंगे। वो केस क्या था कि ऑफेंस हुआ था गुजरात में, और कई बार जहां पे ऑफेंस होता है, जैसे मान लो लखनऊ है या गोधरा में ऑफेंस हुआ, तो ट्रायल कहां चलेगा? गोधरा में चलेगा। अर्पिता सुन लो इधर, ठीक है, फोन रख दो। ट्रायल कहां चलेगा? गोधरा में चलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, विक्टिम है, वो कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और कहते हैं कि क्योंकि वहां वो पावरफुल लोग हैं, उनका कोर्ट के ऊपर दबाव है, पुलिस के ऊपर दबाव है, तो हमें लग रहा है हमें वहां न्याय नहीं मिल पाएगा, हमारा मुकदमा किसी दूसरे का स्थानांतरित कर दीजिए। तो हाई कोर्ट की अथॉरिटी है कि वो राज्य में कहीं भी स्थानांतरित कर सकता है। लखनऊ में ऑफेंस हुआ है, बाराबंकी भेज देगा, फतेहपुर भेज देगा, कानपुर भेज देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट थ्रू आउट भारत कहीं ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो गोधरा वाले जो विक्टिम थे वो सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा इसकी सुनवाई मुंबई में होगी, महाराष्ट्र में होगी। तो ऑफेंस हुआ था गुजरात में, सुनवाई हुई महाराष्ट्र में। जिस कोर्ट ने सजा सुनाई वो महाराष्ट्र कोर्ट ने सजा सुनाई, और जो कोर्ट सजा सुनाता है उसी के जुरिस्डिक्शन में आप बंद होते हो। तो वो मुंबई जेल में बंद थे। लेकिन अब इसमें अभी तक कोई क्लैरिटी थी नहीं, तो इसमें गोधरा जो गुजरात गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपनी रिमिशन पॉलिसी के तहत इनको क्या नहीं, शायद वो सजा गुजरात में ही काट रहे थे, कुछ ऐसा था, इन्होंने अपनी रिमिशन पॉलिसी के तहत उन्हें फ्री कर दिया। हालांकि 21 साल उन्हें हो भी गए थे, इस पर लोग कोर्ट चले गए। तो इसे फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिमिशन पॉलिसी उसी राज्य की लगेगी जहां ट्रायल चला हो। तो महाराष्ट्र सरकार अगर चाहे तो छोड़ सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा चिक करता नहीं। देखो सुप्रीम कोर्ट भी समझो, सुप्रीम कोर्ट जैसे जो सबसे ज्यादा हैवी टोल होता है कि उसके ऊपर वो सेशन कोर्ट का होता है। सेशन कोर्ट हमेशा हैंड इन हैंड होता है पुलिस, ठीक है। हाई कोर्ट सही न्याय करता है और सुप्रीम कोर्ट हमेशा एक्यूज के फेवर में होता है। फंडामेंटल राइट ढेर सारे, सब लगता है 10 साल हो गए, जाने दो यार इसको। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने निर्णय आप देखोगे मोस्टली निर्णय स्टेट के अगेंस्ट आते हैं। सेशन कोर्ट के जितने निर्णय देखोगे हमेशा स्टेट के फेवर में आते हैं। अभी तक देखो यार, तो पहला था नो रेट्रोस्पेक्टिव, याद है। दूसरा नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह नहीं बनाया जा सकता। आपके कहने से मैंने मर्डर किया नहीं चलेगा। लेकिन अब इसमें कुछ चीजें हैं, इधर देखो। जैसे ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि आप हैंड राइटिंग का नमूना दो, हैंड राइटिंग का नमूना, ठीक है, और आपको पता है कि मेरी हैंड राइटिंग का नमूना दिया तो मेरा क्राइम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो अब देखो ये सब चीजें कहीं लिखी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, उन्होंने कहा हैंड राइटिंग का नमूना देने से मना नहीं कर सकते, आप फिंगरप्रिंट देने से मना नहीं कर सकते, आप ब्लड सैंपल देने से मना नहीं कर सकते, आप सीमेन सैंपल देने से मना नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, पुलिस आपसे कह सकती है कि आप हमें ब्लड सैंपल दीजिए क्योंकि वहां पे जो खून मिला है मुझे चेक करना है कि आपका डीएनए सेम है या नहीं है।
अब आपको पता है मेरा ही खून है, आप बोलो हम नहीं देंगे, आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। कोई कहीं रेप हुआ है, सीमेन फाउंड हुआ है, तो आपका सीमेन मैच कराने के लिए आपका सीमेन लिया जा सकता है, ठीक है। आपकी हैंड राइटिंग ली जा सकती है, आपका थंब इंप्रेशन लिया जा सकता है, आइरिस लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजों के लिए कोर्ट ने कहा है कि आप उनके लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। एक पॉलीग्राफ टेस्ट है, लाई डिटेक्टर टेस्ट है, और तीसरा नार्को टेस्ट है, ठीक है। कन्विक्ट नहीं, अभी अक्यूज्ड बोलो, ठीक है। तो अगर कोर्ट आपसे पूछेगा, जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी होती है वो आपसे पूछेगी कि उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करना चाहते हैं, आप मना कर दोगे, वो जाएंगी कोर्ट और कहेंगे उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करना चाहते हैं, कोर्ट आपसे पूछेगा करवाओगे, आप मना कर दोगे तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकता कोर्ट। या इवन आप अलाउ भी कर दो कि हाँ ठीक है हम जो है नार्को टेस्ट हम करवा ले रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट है उसे आपके अगेंस्ट यूज नहीं किया सकता कि आपने उस समय कुछ बोल दिया ना, हाँ हमने मर्डर किया था नशे में, तो दैट कैन नॉट बी सबमिटेड एज ए सबूत, एज ए एविडेंस आप उसे। तो ये सब बेसिक चीजें इसमें, ठीक है। तीसरा इसमें क्या है, तो नो डबल जीओ पार्टी हो गया, सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो गया, और तीसरा ठीक क्लियर है, ठीक है। ये कौन सा हो गया 20। आर्टिकल 21 देखो भाई, सर एक जज ऑफ इट्स ओन केस भी होता है। कौन सा, सर जज ऑफ इट्स ओन केस वाला जो होता है, क्या है उसमें, सर अपने खुद के अपराध के लिए हम खुद ही जज नहीं हो सकते। तो वो इसमें है क्या, नहीं वो तो देखो सुनो, जो तुम बात कर रहे हो, देर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसको बोलते हैं नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, ये कहीं लिखे नहीं है। इसमें पहला नेचुरल जस्टिस का राइट टू बी हर्ड, सुनवाई का अधिकार, कि किसी भी व्यक्ति को सुने बिना दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, कि जब तक किसी व्यक्ति का दोष निसंदेह प्रूव ना हो जाए आपको उसे इनोसेंट मानना है। तीसरा बर्डन ऑफ जो प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन पर होता है हमेशा। चौथा कोई भी व्यक्ति अपने केस का जज नहीं हो सकता, नो वन शुड बी जज ऑफ हिज ओन केस। तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं, ये कहीं लिखे नहीं हैं, ठीक है। लेकिन जनरली जब कोर्ट न्याय देता है तो इन चीजों को देखता है, और कई बार सुप्रीम कोर्ट इस पे कड़ा रुख अख्तियार करता है इन सब चीजों पे। कई बार सुप्रीम कोर्ट इन चीजों पे छोड़ देता है, जैसे मान लो अक्यूज्ड है, अब कई बार जज लास्ट में क्या करते हैं, जल्दी मुकदमा कराने के चक्कर में अक्यूज का स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब जब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो आपको वकील चिल्ला कहेगा सर एसओए नहीं हुआ, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज नहीं हुआ, इसका मतलब राइट टू बी हर्ड नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा बर्खास्त, हटाओ, छोड़ो, जाओ। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत है, ये कहीं लिखे नहीं है, लेकिन ये जस्टिस के जैसे ह्यूमन राइट्स तो कुछ नेचुरल जस्टिस है, इसमें दो चार हैं। पहला है राइट टू बी हर्ड, सुनवाई का अधिकार। दूसरा है कि जब तक किसी व्यक्ति का दोष निसंदेह प्रूव ना हो जाए आपको उसे इनोसेंट मानना है। तीसरा है बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है, कि दोष सिद्ध का जो बर्डन है वो किसके ऊपर होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन के ऊपर, अभियोजन पक्ष के ऊपर, राज्य के ऊपर। और चौथा है कि कोई भी अपने केस में जज नहीं हो सकता। लेकिन वो कौन थे अपने केस में ही जज बन गए थे, क्या नाम था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, गोगोई साहब। उनके ऊपर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, उनका जी हम सुनेंगे, आओ हमारे ऊपर लगा, हम ही सुनेंगे। बंद चैम्बर में सुनवाई की, अपने आप को इनोसेंट घोषित कर दिया। देख लो यार, कमेटी के हेड जो भी हुआ हो, और ओपन हियरिंग भी नहीं हुई। अब जज है भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कब बंद कमरे में सुनवाई करेंगे, चैम्बर में आओ। चैम्बर में बुला के सुनवाई की गोगोई साहब ने, इसीलिए बाद में वो राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के मेंबर ही बना दिए गए। डर के मारे जाते जाते राम जन्मभूमि का निर्णय भी देके गए, निर्णय देके गए थे नहीं, लास्ट दिन राम जन्मभूमि का निर्णय गोगोई साहब ही तो देके गए थे। तो एहसान ऐसे उतारे जाते हैं एक दूसरे के। सरकार चुप रही, वरना सरकार थोड़ी के कर देती तो पता चलता। अब इसमें देखो सरकार के कर रही है इनके यशवंत वर्मा वाले मामले में, तो इनका इम्पीचमेंट होगा। अब होगा, इम्पीचमेंट होगा। हाँ उसमें कह रहा है कि एक सर और जज थे यादव सर, तो उन्होंने कहा है कि जब इनके ऊपर इम्पीचमेंट शुरू करोगे तब हम इनके ऊपर करेंगे।
हाँ तो जो भी, चलो आर्टिकल 21 देखो भाई, आर्टिकल 21। अब पहले दो चीजें, ऑल पर्सन्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जल्दी कर लो यार, ऑल पर्सन्स, और दूसरा अगेंस्ट स्टेट, अगेंस्ट स्टेट, ये बात क्लियर है, ऑल पर्सन्स एंड अगेंस्ट स्टेट, ठीक है। तो अब इसमें क्या लिखा है, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। क्लियर है, ठीक है। तो एक तो हर व्यक्ति को मिला हुआ है, कोई भी व्यक्ति हो। अब प्राण वगैरह की बात है तो नेचुरल पर्सन को ही है, अब कंपनी का तो गला घोंट नहीं दोगे आप, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को, तो हर व्यक्ति को मिला हुआ है। कौन सा यूथेनेसिया इसी में आएगा, अभी देख लेते हैं 2 मिनट। तो ऑल पर्सन्स, हर व्यक्ति को मिला हुआ है, और अगेंस्ट स्टेट मिला हुआ है, राज्य के विरुद्ध मिला हुआ है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां जो फ्रेज लिखा हुआ है, दैट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसका मतलब क्या है? हाँ, छीन सकते हैं। फिर एक दूसरा फ्रेज यहां पे आता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, पता है ना, क्लियर है ना। तो देखो एक क्लियर है, सुनो, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है कि एक ऐसा कानून, ठीक है, जो इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर से बनाया गया है। इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर का मतलब क्या है कि जो भी लेजिटिमेट अथॉरिटी है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, जैसे हमारे मान लो कोई लॉ है तो पार्लियामेंट ने बनाया, प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर से वो कानून बनाया गया है। अब अगर उस कानून का आपने उल्लंघन किया है, ठीक है, तो आपको लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से वंचित किया जा सकता है। तो यहां पर अगर आप देखो तो लेजिस्लेटिव एक्शन या लेजिस्लेटिव इंटेंट को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि कानून मैंने सही से बना दिया, बस अब उस कानून के द्वारा ही आपको वंचित किया जा सकता है। तो यहां पर जो आप कंटेस्ट कर सकते हो वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही है कि अगर मैं लॉ का उल्लंघन करूंगा तभी मुझे पनिश किया जाएगा। ये बात क्लियर है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है, जो मेनका गांधी केस में आया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में इन्होंने कहा कि अब जो लॉ है वो सही प्रोसीजर से तो बना हो, वो तो है ही, लेकिन जो इंटेंट ऑफ लॉ है या लॉ अपने आप में जस्ट होना चाहिए, लॉ अपने आप में न्यायोचित होना चाहिए। जैसे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में क्या है कि मान लो सरकार एक ऐसा कानून बना दे कि कोई महिला रात में 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलेगी, ठीक है, तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में अगर सही से पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हुआ है, प्रॉपर प्रेसिडेंट की असेंट है, ठीक है, गजट में पब्लिश है, तो अगर कोई भी महिला अगर 8 बजे के बाद घर से निकलेगी तो भाई उसे जेल भेज दिया जाएगा। आर्टिकल 21 आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में, ठीक है, क्योंकि लॉ को आप लॉ को चुनौती नहीं दे पा रहे हो। यहां पे लॉ सही बना हुआ है, आप कानून को चुनौती नहीं दे रहे हो। हां, अगर आप घर से बाहर नहीं निकले हो फिर भी आपको जिन्हें बंद कर दिया गया तो आर्टिकल 21 आपको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि आपने लॉ तो वायलेट किया नहीं। अब बात समझ रहे हो। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में अब आप ये भी कंटेस्ट कर सकते हो कि जो कानून आपने बनाया है वो कानून ही गलत है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जो कानून आपने बनाया है कि 8 बजे के बाद महिलाएं बाहर नहीं निकलेंगी, ये कानून अपने आप में गलत है। तो यहां आप लेजिस्लेटिव इंटेंट को भी कंटेस्ट कर सकते हो, लेजिस्लेटिव आर्बिट्रेरीनेस को भी कंटेस्ट कर सकते हो, और जबकि यहां आप सिर्फ किसको कंटेस्ट कर सकते हो? एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस को कंटेस्ट कर सकते हो। तो जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, बेटे समझ पा रही हो? मैं तो जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है इसमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस के खिलाफ प्रोटेक्शन है,
इसमें सिर्फ कार्यपालिका की निरंकुशता के खिलाफ संरक्षण है। लेकिन जब आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हो तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में एग्जीक्यूटिव तो आर्बिट्रेरीनेस बिहेवियर नहीं कर सकते, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो भी कोई अनजस्ट लॉ नहीं बना सकती है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का आयाम बड़ा है। मेनका गांधी केस में अब कहानी शुरू होती है ए.के. गोपालन केस से। ए.के. गोपालन केस, तो ए.के. गोपालन केस क्या था, एक मिनट सुन लो। ए.के. गोपालन केस, इनको एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत डिटेन कर लिया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत। ठीक है, शुरू की बात है 51 की। तो कोर्ट गए, इन्होंने कोर्ट जाके कहा कि भाई जो लॉ है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ ही गलत है। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा लॉ सही है गलत है वो हम उसे चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां लिखा हुआ है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या उस कानून के तहत ही आपको डिटेन किया गया है। तो भाई ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, उसी के तहत आपको डिटेन किया गया है, तो आपका डिटेंशन जस्ट है, आपका डिटेंशन लीगल है। समझ गए? तो कोर्ट ने जो एक देखो 2-4 केस हैं, ठीक है, जिन्होंने इंडियन जुडिशरी पे जो बेसिकली ब्लैक स्पॉट है। एक ए.के. गोपालन केस है, दूसरा कौन सा है, एडीएम जबलपुर, वो भी बहुत गड़बड़ केस है, जो बाद में भी पुट्टा स्वामी केस में बातें क्लियर हुई। ठीक है, तो ए.के. गोपालन केस एक धब्बा था जिसमें कोर्ट ने आर्टिकल 21 का बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन किया और साफ साफ कहा कि अच्छा देखो उस समय था भी, उस समय जवाहरलाल नेहरू कानून बना रहे थे, कहां कोर्ट की हिम्मत थी उनके खिलाफ कुछ बोलने की। तो कोर्ट ने कहा भाई हम जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है हम उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर कानून बनाया गया है तो उन्होंने किस मंशा से बनाया है हमें चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि आपका जो डिटेंशन है, ठीक है, वो सही प्रोसीजर से हुआ है या नहीं हुआ है। इस चीज को बाद में मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिखा नहीं है, लेकिन मेनका गांधी केस के बाद अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्लियर है? अब आर्टिकल 20 में 2 चीजें हैं, ठीक है, एक है ये लाइफ और दूसरी है पर्सनल लिबर्टी। अब लाइफ को कोर्ट ने जितने भी आपको दिए हैं, नए अधिकार दिए हैं, वो उसी लाइफ के तहत दिए हैं। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि यहां पे लाइफ का मतलब मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल लाइफ नहीं है। एनिमल लाइफ, लाइफ का मतलब पशुवत जीवन नहीं है। लाइफ का मतलब है एक डिग्निफाइड लाइफ। किस केस में कहा था? मेनका से पहले खड़क सिंह केस में, खड़क सिंह स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस में। खड़क सिंह एक डाकू थे, हाँ, राइट टू प्राइवेसी, उसमें खड़क सिंह डाकू थे। अब डाकू सजा काटे घर आ गए, अपना नाती पोतों के साथ रह रहे हैं, पुलिस वाले हर रात में पहुंच जाते थे, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। गलत है भाई, उसमें अधिनियम था उत्तर प्रदेश कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके तहत पुलिस वाले जांच नहीं पहुंच जाते थे। खड़क सिंह डाकू थगड़े सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, चलो वहां लड़ते हैं। तो इसमें कहा कि लाइफ का मतलब मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल लाइफ नहीं है, ठीक है, पशुवत जीवन नहीं है। ठीक है, यहां पर एक डिग्निफाइड लाइफ है, डिग्निफाइड लाइफ, एक गरिमामय जीवन। स्टेट को आपको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होगा सो दैट एनीवन कैन एनहेंस इट्स कैपेबिलिटी टू फुलेस्ट ऑफ एक्सटेंट। राज्य को ऐसा वातावरण देना होगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सके। और इसके बाद इसमें ढेर सारे फंडामेंटल राइट्स कोर्ट ने क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब वो सारे ढेर सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू स्लीप, ठीक है, वो ढेर सारे फंडामेंटल राइट्स इसमें लिखे हुए हैं। तो अब क्लीन एनवायरनमेंट, फ्री लीगल एड, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ठीक है, अब या तो क्या पूछेंगे कि किस केस लॉ में कौन सा फंडामेंटल राइट दिया गया है? केस लॉ, केस लॉ में पूछते हैं। पुट्टा स्वामी राइट टू प्राइवेसी आ गया, राइट टू स्लीप किस में आ गया? ये रामलीला मैदान वाला केस, रामलीला मैदान वाला केस। और हुसैना खातून में आया, तो लिखा दे इनको क्या 2-4 केस हैं?
कहाँ दिया हुआ है? लक्ष्मीकांत ने दिया हुआ है? दिया है शायद लक्ष्मीकांत ने, देखो एक बार बैंक देखो, अगर दिया हो तो उसी से पढ़ लो, नहीं तो मैं लिखाऊं फिर। जल्दी देखो बेटा। हैं? लिखवाए थे मैंने, मीन्स में भी लिखा है, फाउंडेशन बैच में भी लिखा है, तुम लोग लिखाए हैं सारे? कहाँ है कॉपी? लेके आओ जाओ। राइट अगेंस्ट स्पीडी ट्रायल है, ठीक है, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग है, हैं? वो तो 19 में है, वो तो राइट टू एक्सप्रेशन ही हो गया ना एक तरीके से देखा जाए तो। सारे लिखाए हैं। तो बहुत लिखे हैं यार। महाराष्ट्र है, ज्ञान कौर बनाम लिखाऊं फिर सब? लिखा हुआ है ना? ठीक है, इसको ग्रुप में फोटो डाले दे रहे हैं, ठीक है ठीक है। अगला देखो, देखो इसमें क्या, जैसे अगर राइट टू लाइफ की बात करें, इसमें क्या राइट टू डाई शामिल है? राइट टू डाई, मृत्यु का अधिकार, बताओ भाई। अब देखो इसमें 3 केस लॉज हैं, वो एक बार देख लो यार, ठीक है, पूछा जाए। एक है श्रीपति दुब्बल वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये सबसे पहला था, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा था कि जो मृत्यु का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में शामिल है। तो जो राइट टू डाई है, ठीक है, इट इज बेसिकली इंक्लूसिव इन राइट टू लाइफ। तो लिख लो आप श्रीपति दुब्बल, श्रीपति दुब्बल 1987 वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसमें कहा है कि राइट टू डाई में क्या है? राइट टू लाइफ है, ठीक। एक तो ये हो गया। तो इन्होंने कहा कि जो हमारा जो सुसाइड वाला था वो असंवैधानिक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस जो था, ये तो महाराष्ट्र हाई कोर्ट का डिसीजन था, जो सबसे इंपॉर्टेंट केस था पी रतिराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। पी रतिराम, लिखा भी होगा इन्होंने, पी रतिराम लिखा है बेटा, पी रतिराम वर्सेज स्टेट ऑफ इंडिया 1994। इसमें भी इन्होंने यही कहा कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल है। जीवन के अधिकार में वही जो हाईकोर्ट का डिसीजन था उसी को कंफर्म किया। पी रतिराम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994, पी रतिराम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1994। तीसरी चीज जो जिसमें पलट गई सब कुछ, जिसमें हाँ, ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। अरुणा तो बाद में आया होगा यार, अरुणा शाहबाग, वो तो बाद का केस है। तो ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू कैन नॉट ओमिट योर फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब अपने फंडामेंटल राइट को त्याग नहीं सकते। तो अगर जीवन का अधिकार है तो उसमें मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। और इसका लास्ट में आया है अरुणा शानबाग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसको अलाउ किया? पैसिव मतलब इच्छा मृत्यु को अलाउ किया। तो अंतर क्या है दोनों में, पैसिव और एक्टिव में? बताओ भाई ऐसा। यूथेंसिया समझती हो? क्या होता है यूथेंसिया? इच्छा मृत्यु, कि भाई मेरी मृत्यु की इच्छा है, मुझे मार दो या मैं मर जाऊं, ठीक है। अब मर तो जाओ, कौन रोक रहा है?
लेकिन बच गए तो फिर जेल जाओगे 309 में। पहले था ज्ञान कौर में, इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली सही है 309, ठीक है, सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड। सेक्शन सही बोला ना। ज्ञान कौर में क्या कहा? ज्ञान कौर में कहा, सुनो इधर, ज्ञान कौर में कहा कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। इसका मतलब अटेम्प्ट टू सुसाइड एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसका मतलब जो उसका सेक्शन था 309, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को स्टैब्लिश किया नहीं किया भाई? ठीक है। सिमोन बेटे अंतर बताओ दोनों में क्या है, पैसिव और एक्टिव यूथेनेसिया में? बिल्कुल सही बात है, साफ बात, ठीक है। तो एक व्यक्ति है जो एक्टिव का मतलब कि भाई कोमा में है, मान लो बहुत उसे दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, ठीक है, हाँ, तो आपने उसे कोई इंजेक्शन दे दिया, कोई भी ऐसी ड्रग दे दी, तो लाइफ थ्रेटनिंग ड्रग है, तो वो गई एक्टिव। पैसिव में आप उसे कोई हाँ एक्सटर्नल ड्रग नहीं दे रहे हो, बस खाली जो क्या लगते हैं, क्या बोलते हैं उनको, वेंटिलेटर आपने हटा लिया, लाइफ सपोर्ट जिससे आप उसको कंटिन्यू ऑक्सीजन दे रहे थे, पंपिंग कर रहे थे, वो आपने हटा लिया, ठीक है। तो अभी मतलब आम, और ये सब भी किन लोगों के लिए हैं? जो बहुत मेडिकली टर्मिनली इल हैं, जिनके जीवन की संभावना अब समाप्त है। तो इसके लिए मेडिकल बोर्ड बनता है, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट अलाउ करता है। ऐसा नहीं कि किसी को भी कर दो भाई, खत्म कर दो, निपटा दो। जैसे कि समझारा हुआ है बच्ची का, तो आएगा पैसिव यूथनेसिया में? नहीं, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है यार, बच्चे को कैसे मार सकते हो यार? सर उसमें उन्होंने कुछ अलग से दिया नहीं था, कोई खाली सिस्टम हटा दिया नहीं, पानी नहीं दे रहा था, फूड सप्लाई रोक दी होगी, हाँ, पानी ही नहीं दिया था उसको बहुत टाइम। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आर्टिकल 22 देखो, 21 देख लेना। 22 में क्या है? 22 में 3 अधिकार हैं। कौन कौन से 3 अधिकार हैं? आपको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा, ठीक है। दूसरा, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट, और तीसरा लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है। अब इसमें ये तो नहीं पूछ लेंगे 22(1) में क्या है, 22(2) में क्या है, 22(3) में क्या है। तो 22(1) में है कि कारण बताया जाएगा और विध व्यवसायी। 22(2) में है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको वहां पहुंचाया जाएगा। तो 22(1) में 2 अधिकार हैं, ठीक है भाई, यही पूछ सकते हैं फिर। एक 22(1) में 2 अधिकार है, रीजन, कारण बताया जाएगा, और दूसरा क्या है, लीगल प्रैक्टिशनर। और 22(2) में है 24 आवर्स, हालांकि उसमें आने जाने का समय नहीं है, संडे पड़ जाए, छुट्टी, तो वो सब आपको पता है। इसलिए अरेस्ट लोग कब करते हैं? सैटरडे अरेस्ट करते हैं, संडे कूट लो आप, ठीक है। अब ये जो अधिकार है 2 लोगों को नहीं मिला हुआ है, ठीक है, इसको देख लो एक बार। एक तो नहीं मिला हुआ है एनिमी एलियन को, एनिमी एलियन, शत्रु विदेशी, एनिमी एलियन। तो एनिमी एलियन कौन है धर्मेंद्र? हाँ, तो अगर कहीं वॉर चल रही हो तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा फिर, ठीक है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा कि वी आर एट वॉर विद दिस कंट्री। तो अभी तो हमारा कोई एनिमी एलियन नहीं है। दूसरा, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। तो भारत, मुझे नहीं लग रहा कोई और लोकतंत्र है विश्व में जहां प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज का मतलब क्या है कि हमें शक है कि आप कुछ गलत कर सकते हो। खतरनाक कानून होते हैं भाई ये सब, ठीक है। अब लेकिन कुछ चीजें बताई गई हैं, अब इसको एक बार देख लो, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि, हाँ, कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज में किसी को बंद कर भी रहे हो बिना जज, तो 3 महीने कर सकते हो, ठीक है। तो पहला तो आप इसमें क्या करोगे, कमेटी बनाओगे या बोर्ड बनाओगे, एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। वो कमेटी में जो मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे? हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन रखने वाले लोग, हाई कोर्ट के, वही तो है ना, हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन रखने वाले लोग।
या तो न्यायाधीश हों या रहे हों या उनकी क्वालिफाइड हो। तो या तो हाई कोर्ट के जज हों, ठीक है, या रिटायर्ड जज हों या क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट। तो बताओ बेटा संदीप, हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या है? 10 साल उन्होंने सही बात है, 10 साल जुडिशरी में काम किया हो और नहीं, भारतीय नागरिक तो हैं ही या हाई कोर्ट में 10 साल प्रैक्टिस की हो, ठीक है, और जो लोअर कोर्ट में 10 साल है 5 साल है 5 साल है, तो 5 साल तक लोअर कोर्ट में जज रहे हों, डिस्ट्रिक्ट जज रहे हों, एमएम रहे हों, किसी भी जुडिशियल पोस्ट पे रहे हों, या 10 साल उन्होंने क्या किया हो, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो। एक हाई कोर्ट में यही तो 2 हैं, सुप्रीम कोर्ट में 3 हैं, वो एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट और जोड़ देते हैं, जो ना वकील है ना कुछ है लेकिन डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट है। तो ऐसे तो ढेर सारे लोग मिल जाएंगे आपको जिन्होंने हाई कोर्ट में 10 साल प्रैक्टिस की हो ना की हो, खाली रजिस्ट्रेशन तो कराना होता है। तो सरकार किसी से भी बोर्ड बनवा लेगी और बढ़वा लेगी कि 3 साल से 3 महीने से ज़्यादा का। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम पीरियड कितना होगा ए पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड करेगी, ठीक है। तो जो बढ़ाते भी हैं वो धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम पीरियड कितना होगा पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड करेगी। अब क्लॉज 5 में लिखा है कि जल्द से जल्द आप उसे कारण बताओगे, जल्द से जल्द। तो देखो आप कारण तक नहीं बता रहे उस व्यक्ति को जिसे आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद किया हुआ है, कि आपने किसी को क्यों बंद किया है। दुष्टता देखो हैं। क्लॉज 6 में कह रहे हैं कि कारण बताने के लिए भी अगर आपको लग रहा है कि हम उसे कारण बताएंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो आप कारण भी मत बताओ उसको। बताओ, ऐसा किसी को बंद कर दो, बता भी नहीं रहे हो क्यों बंद किया हुआ है, हैं? नहीं उठा, उसमें उठा, एक गोपालन में उठा, सब देखो सुनो, देखो मेरी बात समझो। देखो सरकार भी ऐसा नहीं किसी को, जैसे लिखा है ना 3 साल, ऐसा सरकार करती नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली यूएपीए में जिनको भी अरेस्ट किया है, ठीक है, या एनएसए में जिनको अरेस्ट करती है, ये तो तब है जब कोई बहुत एक्सट्रीम, सरकार 3 महीने तक पता ही ना चलने दे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, सरकार वही रूट फॉलो करती है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, 1-2 दिन में ले जाएगी कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट से जैसी ले लेती है सरकार, ये बेवकूफ़ियाँ नहीं करती है, ठीक है। मतलब वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। हाउस अरेस्ट होता है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का सर वो कश्मीर में जब लगाया था तो उमर अब्दुल्ला और इन सबको हाउस अरेस्ट हाँ तो हाउस अरेस्ट कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम जेल तो नहीं भेजा, घर में तो बंद किया है। हाँ वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का ही एक्ट है, जम्मू कश्मीर में बना हुआ है वो एक्ट, उन्होंने लगा दिया होगा हाउस अरेस्ट। लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है, समझो। जिन लोगों को भी, अच्छा जिनको यूएपी में अरेस्ट किया गया, क्या आपको पता नहीं चलता वो अरेस्ट हो गए, ठीक है। अब अगर सरकार नहीं बताएगी तो हैबियस कॉर्पस लेके चले जाएंगे वो कोर्ट, तब सरकार बुला लेगी, भाई क्यों अरेस्ट किया बताओ। तो हैबियस कॉर्पस तो अवेलेबल है ना आपके पास, तो सरकार फिर बताएगी हमने इन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट किया है। तो इसलिए सरकार पहले ही बता देती है हमने इन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट कर रहे हैं हम आपको, और किसी को भी हमें तुम्हें थोड़ी अरेस्ट कर लेगी सरकार। वो कहीं देखो यार, देखो अब वही है, सबको पता है कि हम अभी एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं इंडिया इज द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। तो अब नेशनल सिक्योरिटी अब सुपरसीड कर रही है इन सब चीज़ों को। जब देखो दुरुपयोग बहुत हुआ, ऐसा थोड़ी दुरुपयोग नहीं हुआ। अगर हम देखें तो टाडा का, अब लोग, टाडा कब आया था तब लोगों को अरेस्ट किया, लोग 20-20, 30-30 साल जेल में रहे, और 30 साल बाद कोर्ट ने कहा तुम निर्दोष हो। तो 18 साल के लड़के को तुमने उठा के जेल में बंद कर दिया, 30 साल वो जेल में रहा, 30 साल बाद तुम कह रहे हो इनोसेंट, और छोड़ दिया। तो टाडा का एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ, मुस्लिम रूप से मुस्लिम लोगों के खिलाफ टाडा का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ, इवन पोटा का दुरुपयोग हुआ, इमरजेंसी में मीसा का दुरुपयोग हुआ। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज का दुरुपयोग तो होगा ही, क्या अभी नहीं हो रहा है? अभी छोटी छोटी बातों पर तुम यूएपीए लगाए दे रहे हो लोगों के ऊपर। अब वो कौन है जेएनयू का लीडर? उमर खालिद। उमर खालिद
3 साल से ज्यादा हो गया सर, 1000 दिन की उसने उस दिन सेलिब्रेशन किया, 1000 दिन से ज्यादा हो गया। हाँ ठीक है, अब उसने बोला नहीं बोला वो सब तो मैं नहीं कह रहा हूं, बोला ठीक है, तुम ट्रायल तो चलाओ। 3 साल में चार्जशीट नहीं आई, दिक्कत ये है। तुम ठीक है उसने बोला तो प्रॉपर ट्रायल चलाओ, ठीक है, ट्रायल चला के कन्विक्ट करो। ये क्या मतलब है तुमसे जेल में डाले हुए हो अभी तक चार्जशीट ही नहीं आई। वो बेचारा पहले सेशन कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन लगाता है, वहां रिजेक्ट होती है, हाई कोर्ट लगाता है, वहां रिजेक्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, वहां रिजेक्ट होती है। सेफ गार्ड सुप्रीम कोर्ट है जो वही नहीं सुन रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में बेला द्विवेदी थी जज उस समय, उसका मैटर उनके पास जाता था, वो सुनती नहीं थी। जब बेला द्विवेदी भी रिटायर्ड हुई तो कपिल सिब्बल ने कहा नहीं उनसे कि मैडम हम आपको, उन्होंने कहा आप लोग मुझे जानते नहीं, तो हुई वो तो हॉट टॉक हुई है बेला द्विवेदी के रिटायरमेंट पे। देखना आप, जस्टिस बेला त्रिवेदी थी नहीं थी सुप्रीम कोर्ट में, तो बेला त्रिवेदी एक राइट विंग जज थी, सबको पता था। वो तो उन्हीं के पास इनका केस भेज देते थे बार बार, तो उन्होंने कभी सुनी नहीं। बेल देना तो अलग चीज है, एक होता है जज सुने और सुनने के बाद डिसाइड करे देना है नहीं देना है। अब जज के लिए क्या है, केस नंबर दिस, हाँ 4 महीने की डेट लगाओ, नेक्स्ट डेट। सुप्रीम कोर्ट में सेकेंड्स के टाइम में डिसीजन, सेकेंड्स के टाइम में क्रिमिनल केस सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा बहुत जो डिस्कशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे होता है। बाकी जो अपीलेट मैटर्स हैं, जो क्रिमिनल मैटर्स हैं, इनमें सेकेंड्स में फाइल देखिए हटाओ, फाइल देखिए हटाओ। हाई कोर्ट में तभी 10-15 मिनट सुन लेते हैं, थोड़ा बहुत जो सुनवाई है वो सेशन कोर्ट में है बस। क्रिमिनल मैटर्स नहीं सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट में, होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स सुनेंगे, ठीक है। तो ये गलत है, इस तरीके से दुरुपयोग तो है ही, सरकार दुरुपयोग तो कर ही रही है भाई। लेकिन अब सवाल वही है कि अगर ऐसे एक्ट नहीं होंगे तो भाई हम वी आर द विक्टिम ऑफ टेररिज्म, ऑल दीज थिंग्स, वो सब चीजें तो हैं ही ना कहीं कहीं। अब कंपनसेट करना है, दोनों चीजें खतरनाक हैं, ठीक। तो चलो आर्टिकल 22 देख लेना। अब 23 देख लो एक बार। अब 23 में शब्द कौन कौन से लिखे हैं, 23 और 24 कैसे खत्म करो, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी, कल प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। 23-24 क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो बताओ सीमान, 23 और 24 सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए होंगे, सभी के लिए होंगे, सभी। एक्सप्लॉयटेशन तो भाई किसी का नहीं कर सकते आप, एक्सप्लॉयटेशन तो आप किसी का नहीं कर सकते। और 23 और 24 इंडिविजुअल के खिलाफ भी है, ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेट तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा, आप भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते। ये बात क्लियर नहीं क्लियर है कि राज तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं करे, आप भी नहीं कर सकते। अब इसमें मुझे लग रहा है खाली शब्द देख लो कौन कौन से लिखे, ठीक। एक लिखा है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, इसका मतलब क्या है, खरीदना बेचना। और इसके लिए एक एक्ट बनाया हुआ है, इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ठीक है, अनैतिक मानव व्यापार अधिनियम, इमोरल ट्रैफिक एक्ट। बेगार, ये शब्द लिखे हुए हैं, बेगार, बेगार का मतलब है फोर्स लेबर, तो अलग चीज है। फोर्स लेबर तो है कि हम जबरदस्ती काम कर, बेगार में पैसा नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, नहीं, एंड सिमिलर फॉर्म, अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, फोर्स लेबर। तो 3 शब्द इन्होंने लिखे हैं, 3 शब्द लिखे हैं, ठीक है। आज ही सवाल कर लेना, इसके फंडामेंटल 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, बेगार, फोर्स लेबर, शब्द 3 लिखे हुए हैं। और लॉ बनाएगा, लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, ठीक है। और उसका उल्लंघन करोगे तो आप भाई दंड के भागी होगे। अगर आप लोगों को खरीदोगे बेचोगे, बच्चों को खरीदोगे बेचोगे, लोगों से जबरदस्ती काम करवाओगे, फोर्स लेबर, ये सारी चीजें। अब बाकी डिटेल में पढ़ना यहां जरूरत है नहीं। अब इसी में 23 क्लॉज 2A कह रहा है कि स्टेट कोई कंपलसरी सर्विस डिसाइड कर सकते हैं, ऐसे कंपलसरी मिलिट्री सर्विस इजराइल में है, ठीक है, कि हर व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष है, 18 से 21 वर्ष तक सेना में अपनी सेवाएं देगा। इस 23 क्लॉज 2 तो वही देखते कि फोर्स लेबर हो गया ना, हो गया नहीं हो गया। तो 23 क्लॉज 2 में कह रहे हैं कि स्टेट, ठीक है, कोई भी ऐसी सर्विस इंपोज कर सकता है फॉर पब्लिक सर्विस,
पर पब्लिक पर्पज, लोक उद्देश्य के लिए। लेकिन उसमें ग्राउंड सोनिया रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के आधार पर विभेद नहीं करेगा कि इसी धर्म के लोग जाएंगे, इसी जात के लोग जाएंगे। देख लोगे इसको एक बार। हैं? जेंडर है? नहीं, जेंडर नहीं है। तो जेंडर के आधार पे कर सकता है, जेंडर नहीं भाई, सेक्स नहीं है। रिलीजन, रेस, कास्ट, क्लास। अगला 24 है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, तो इसकी कहानी पहले क्या थी? अच्छा, आर्टिकल 21A रह गया, राइट टू एजुकेशन। 86 मोहिनी जैन केस में आया था। ठीक है, चलो अभी देखते हैं इसको, पहले 24 देख लो। तो 24 में अभी क्या ये कह रहे हैं कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 14 ईयर्स हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। और हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट क्या है? फैक्ट्री एक्ट में डिफाइन है, फैक्ट्री अधिनियम में डिफाइन है। माइंस हो गई, केमिकल फैक्ट्रीज हो गई, पटाखा बनाने की फैक्ट्री हो गई, ठीक है, सब हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट है। तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते, कोई भी बच्चा हो, ठीक है, इंडियन सिटीजन हो, आप एम्प्लॉय नहीं कर, आप भी नहीं कर सकते, स्टेट भी नहीं कर सकता। अच्छा, 14 से 18 क्या कहानी है? अभी हजार्डस में नहीं कर सकते, हजार्डस में नहीं कर सकते, बाकी में शायद कर सकते। और भी स्कूलिंग आवर्स के बाद में जो अब नहीं कर सकते शायद, जो रिसेंट सरकार कानून लेके आई है कि चाइल्ड लाइक, जो जब सरकार ये लेके आई थी स्कूल वाला 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, तो पहले क्या था कि 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को आप एम्प्लॉय कर सकते थे। अब है शायद 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी भी कार्य में एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हो। ठीक है, अब घर में अपना चुपचाप करा लो, वो चीज़ अलग है। एक बार देखो जरा, एक बार देखें एक बार। नहीं, अभी लेटेस्ट तो अभी शायद 2000 नॉन हजार्डस से तो काम करा सकते हैं। नहीं करा सकते हो आप। तो शायद डिस्टिंक्शन 16 साल से 18 के बच्चों में किया जाता है। नहीं, जल्दी दो यार, लिखा नहीं है। जो बाल श्रम निषेध अधिनियम है 2016 में आया है, चाइल्ड लेबर प्रोविजन एक्ट 2016, ठीक है, 2016 में है। ये कह रहे हैं कि 14 वर्ष के सभी बाद के वर्क स्कूल के घंटों के बाद घरेलू कार्य, चौदह से 18 में घरेलू कार्य आप कर सकते हो। ठीक है, तो 14 से 18 में भी अब आप हैजार्डस वर्क नहीं करवा सकते हो। 14 से 18 में आप क्या कर सकते हो? डोमेस्टिक वर्क करवा सकते हो, वो भी स्कूल आवर्स के बाद। ये है सिचुएशन अभी। ठीक है, और 18 के बाद तो आप एडल्ट हो गए, जो करना है आप करो। ठीक है बेटा, तो जो एक बार देख लेना, जो एक्ट है 2016 वाला, आर्टिकल 25, अभी आर्टिकल थोड़ा सा टफ है, 25, 26, 27, 28, ये क्या है? राइट टू रिलीजन। क्या है इसमें? इसमें क्या सवाल पूछेंगे, इसको पढ़ लें। 30 आज आप लोग डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज तक के सारे सवाल कर लोगे। फंडामेंटल ड्यूटीज में पढ़ने कुछ है नहीं, जनरल बातें बतानी, इन्फोर्समेंट ने किस एक्ट से आई, फलाना ढिमाका। डीपीएसपी के सारे सवाल कर लेना। ठीक है, डीपीएसपी में पूछते हैं कौन से गांधीयन हैं, कौन से लिबरेरियन हैं,
इस टाइप के सवाल, ठीक है। तो एक बार 25 देख लो। देखो 3 चीजें हैं इसमें। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस क्या है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का मतलब क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब मेरे अंतःकरण का मतलब यह है कि भाई मैं सिंपल सा मैं भगवान से कैसे संबंध रखना चाहता हूं, ठीक है। तो इसलिए पहली चीज तो हो गई मैं भगवान को मानूं या ना मानूं। दूसरी चीज होगा मैं किस भगवान को मानूं, किस रूप में मानूं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है कि इन विच फॉर्म आई वांट टू बिलीव इन द होल सिस्टम। कॉन्शियंस मेरे कॉन्शियंस पर है कि आज मैं भगवान राम की पूजा कर रहा हूं, शाम को भगवान कृष्ण की करूंगा, ठीक है। आज मैं हिंदू धर्म को मान रहा हूं, कल मैं इस्लाम रिलीजन को मानूंगा। ये सब फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस में है। क्लियर है? तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का मतलब है कि आप गॉड से अपने संबंध कैसे रखना चाहते हो, इसकी आपको स्वतंत्रता है। आप उन्हें दोस्त के रूप में रखना चाहो, सखा के रूप में रखना चाहो, आप उन्हें पिता के रूप में रखना चाहो, आप उन्हें जिस भी रूप में रखना चाहो, भगवान से आप संबंध कैसे रखना चाहते हो, इसकी स्वतंत्रता आपको मिली हुई है आर्टिकल 25 में, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। ये क्लियर है? यही फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, ठीक है। इसके बाद दूसरा है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। इसका मतलब है कि यू कैन डिक्लेयर फ्रीली कि आपकी रिलीजियस बिलीफ क्या है, दैट इज फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। तो मुक्त रूप से आप बता सकते हो कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हम मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म को मानते हैं, सिख धर्म को मानते हैं, हम किसी को नहीं मानते। तो वो हो गया फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ठीक। तीसरा है प्रैक्टिस। अब आप हिंदू धर्म को मानते हो तो मैं चोटी रखता हूं, मैं व्रत रखता हूं, मैं फलाना करता हूं, मैं घंटी बजाता हूं, जो भी प्रैक्टिस है, जो भी रिलीजियस बिलीफ है, रिचुअल्स है, ठीक है, आप उनको अपनाने के लिए स्वतंत्र हो। स्टेट आपसे नहीं कहेगा कि नहीं आप मंगलवार को व्रत नहीं, बुधवार को व्रत रखोगे। स्टेट आपसे नहीं कहेगा आप तिलक नहीं लगाओगे। स्टेट आपसे नहीं कहेगा कि भाई इस बार जो है नवदुर्गा में सारे लोग चिकन ही खाएंगे, कोई नॉनवेज। स्टेट आपके रिलीजियस प्रैक्टिस में, धार्मिक व्यवहार में हस्तक्षेप नहीं करेगा। एंड फाइनली प्रोपोगेशन। तो मैं आपको बता सकता हूं कि भाई मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, ठीक है, हिंदू धर्म में ये अच्छाइयां हैं, हमारे धर्म में अच्छी चीज़ें है, सहिष्णुता है, करुणा है, मानवता है, फलाना है, ढिमाका है। दैट इज मैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता हूँ। उसमें पता है लेकिन इसमें फोर्स कन्वर्जन नहीं आता है। अगर आप मेरी बातों को सुन के आपके अंतःकरण में परिवर्तन हो जाए तो आप बिल्कुल अपना धर्म चेंज कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्या आप धर्म परिवर्तन कर सकते हो? कर सकते हो, ठीक है। हाँ, वो तो हमने सेकुलरिज्म में देखा कि स्टेट जो है, जैसे याद करो वेस्टर्न सेकुलरिज्म देखा था, हाँ, तो वहां तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, वहां स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। हमारे हम लोग बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस है, प्रिंसिपल डिस्टेंस है विद एवरी रिलीजन। जहां पर बताया था कि हमारे यहाँ राज्य आपके धार्मिक मामलों में बोनाफाइड इंटेंशन से, ठीक, अच्छी नीयत से हस्तक्षेप कर सकता है, बोनाफाइड इंटेंशन से हस्तक्षेप कर सकता है, वो वहां पे हम लोगों ने देखा था। अब इसमें 3 चीजें हैं, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था। आप धर्म के नाम पे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। मोरालिटी, आप बोलो हमारे धर्म में तो है कि हम कुछ भी इमोरल एक्ट आप कर सकते हो अपने धर्म के नाम पे। सती प्रथा थी, इमोरल थी। चाइल्ड मैरिज है, इमोरल है। ट्रिपल तलाक था, इमोरल था नहीं था भाई? ट्रिपल तलाक भी कहीं ना कहीं क्या था? इमोरल था। तो धर्म के नाम पर आप कोई इमोरल प्रिंसिपल को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब जल्लीकट्टू बहस चल रही, सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने दो यार। देखो सुनो, कई बार सुप्रीम कोर्ट, यार समझो, ये सब मोरालिटी, ये सब चीजें और रिलीजन, ठीक है, इन सब में सुप्रीम कोर्ट, देखो जैसे ट्रिपल तलाक भी सरकार लेके आई, तो जब सोसाइटी ने लगभग उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मुस्लिम रिलीजन में जो लोग मानते हैं उनको भी लगने लगा हाँ कहीं ना कहीं गलत है। अदरवाइज अगर आप धर्म में बहुत जबरदस्ती हस्तक्षेप करोगे तो 1857 जैसी चीजें हो जाएंगी। तो धर्म में हस्तक्षेप करने के लिए पहले सोसाइटी को हमें तैयार करना होता है।
कॉमन सिविल कोड चाहते हम ले आते 1950 में, नहीं लाए ना। अब हमारी सोसाइटी धीरे धीरे समझ पा रही है। 4 शादियां चलो अनैतिक हैं, कितने लोग तुमने देखे 4 शादियों वाले, मतलब 1 लाख में 1-2 बच्चे होंगे, अब एक बीवी संभाल नहीं पा रहे हैं लोग, ठीक है। तुम्हें अच्छा मान लो कोई 4 शादी करे, तुम्हें पर्सनली क्या दिक्कत है, तुम अपनी दिक्कत बताओ। मोरालिटी के आधार पे है। तो तुम्हें क्या मतलब, उस आदमी की मोरालिटी देखे, वो 4 बीबियां उसकी देखे, तुम्हारे घर से खाना मांगने आ रहे हैं। अरे तुम्हें क्या दिक्कत है, कोई कर रहा है भाई, वो तो अग्रीड पर्सन बोले, अग्रीड पर्सन कर ही क्यों रहा है, दूसरी युवती विवाह क्यों कर रही है। सर डाइवर्सिटी भी तो असर करेगा, अगर जैसे कई सारे ट्रायल्स में पॉलीगैमी प्रैक्टिस होती है, अगर यूसीसी ले अरे ठीक है, तो अपनी डाइवर्सिटी देखो यार, दूसरे की डाइवर्सिटी क्यों चक्कर में पड़े हो। नहीं देखो, चलो गलत है वो सब बातें, नहीं वो तो खैर एक ऐसे ही गलत है, लेकिन सोसाइटी धीरे धीरे इसके लिए ऑटोमेटिक तैयार होगी एक दिन, समझो। या फिर कोर्ट को ऐसा निर्णय ले ले। अब कोर्ट कॉमन सिविल कोड पर तो कोर्ट बोल नहीं पा रहा है, कोर्ट तो आज बोल दे कॉमन सिविल कोड होगा, संसद तो खुशी करके ले आएगी। स्टेट ने लागू किया भी है, किया है, तो उन सब में थोड़ा समय लगेगा। तो इमोरल मतलब ठीक है, इमोरल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, यानी हेल्थ स्वास्थ्य है, आप बोलो अपनी जीभ काट के दुर्गा माता को चढ़ाएंगे, ये सब भाई अलाउड नहीं है, ठीक है। आप हेल्थ, आप बोलोगे नहीं हम तो अंगारों पे चलेंगे माता को खुश करने के लिए, हाँ कि हम अपनी बलि खुद दे देंगे, नहीं वो तो मर्डर है, तो भाई ये गलत है, देखो ठीक है। तो देखो क्लियर है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस क्लियर है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेस क्लियर है, प्रोफेस का मतलब बताना, प्रैक्टिस का मतलब व्यवहार, टीका लगा रहे हो आप, नमाज पढ़ रहे हो आप, मंदिर जा रहे हो, ये सब फ्रीडम प्रैक्टिस हो गया। एंड प्रोपोगेट, तो आई एम प्रोपोगेटिंग माई रिलीजन, तो जितने भी धर्म गुरु हैं ये सब आर्टिकल 25 का फायदा उठा रहे हैं, जो सुबह सब प्रीच करते हैं हिंदू धर्म, फलाना धर्म, ढिमाका धर्म, ठीक है, ये सब फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन है, ठीक है। अब इसका क्लॉज 2 है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेटिंग ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। अब देखो इसमें यह है कि स्टेट, जैसे मंदिर है, अब मंदिर में आरती कितने बजे होगी, ठीक है, वहां दूध चढ़ेगा कि जल चढ़ेगा कि फलाना ढिमाका चढ़ेगा, राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन मंदिर के आसपास कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, इन्होंने लिखा है कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है या कोई सेकुलर एक्टिविटी हो रही है जो रिलीजियस प्रैक्टिस से संबंधित नहीं है, तो स्टेट उसके लिए कानून बना सकता है। हाँ, जैसे मीट की बिक्री नहीं होनी चाहिए, नहीं वो तो खैर अलग हो गया, जैसे मतलब इससे जुड़ी हुई जो भी सेकुलर प्रैक्टिसेस हैं, ट्रस्ट फॉर्मेशन है तो ट्रस्ट कैसे बनेगा, मैनेजमेंट मंदिर का कैसे होगा, ठीक है, इस तरीके के लॉ सरकार बना सकती है। वक्फ वाला बिल पास कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, प्रोवाइडेड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म। अब इसमें और लिख दिया है कि हिंदुओं के लिए खासकर लिख दिया गया था शुरू में ही कि सरकार हिंदू धर्म में, अब देखो सिर्फ हिंदुओं के लिए लिखा हुआ है, इसमें मुस्लिम इस्लाम धर्म वगैरह नहीं लिखा हुआ है, कि हिंदू धर्म में सरकार क्या कर सकती है, सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म के काम कर सकती है। 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी, 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी। और हिंदू में हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं और बुद्धिस्ट हैं। ठीक है बेटा, इसका सवाल लगा लेना जाके, उसमें बहुत ज्यादा पढ़ने का टाइम है नहीं यार, 2 दिन से वैसे ही पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट से पढ़ेंगे, क्वेश्चन कर लोगे। 26 क्या है, अब देखो राइट टू प्रॉपर्टी इंडिविजुअल को अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिलीजियस डिनोमिनेशन को राइट टू प्रॉपर्टी अवेलेबल है, ठीक है। इवन जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनके पास भी राइट टू प्रॉपर्टी है। तो देखो ये क्या क्या कह रहे हैं, एक बार ये 26 में कह रहे हैं, 26 में, तो जो 25 है वो इंडिविजुअल का राइट है, ठीक है, मेरे धार्मिक अधिकार हैं, और जो 26 है वो एक सामूहिक अधिकार है। क्लियर है? तो
तो 25 इंडिविजुअल का अधिकार है कि मैं किसी भी धर्म को मानूंगा, अंतःकरण की स्वतंत्रता, मैं उसे बताऊंगा सबको मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, मैं प्रैक्टिस करूंगा हिंदू रिलीजन को और मैं प्रोपोगेट करूंगा, इंडिविजुअल राइट है। लेकिन 26 अगर आप देखोगे तो 26 मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, तो इसमें कह रहे एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन। अब हालांकि बड़ा मजेदार है रिलीजियस डिनोमिनेशन, इस पे बहुत ढेर सारे केस लॉज है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब क्या है। धार्मिक संभाग, क्या लिखा है इन्होंने, धार्मिक अनुभाग, धार्मिक संप्रदाय, रिलीजियस डिनोमिनेशन, और सबसे ज्यादा कंटेस्ट इसी पे हुआ है, रिलीजियस डिनोमिनेशन, कि एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन को कुछ अधिकार हैं। अब हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया है रिलीजियस डिनोमिनेशन की परिभाषा क्या है, ठीक है, लिखाई होगी मैंने आपको, ठीक है। यहां आप जैसे, अब कैसे, जैसे मान लो हिंदू धर्म है, अब हिंदू धर्म में ही ढेर सारे रिलीजियस डिनोमिनेशन है। जैसे रामकृष्ण मठ है, क्या वो रिलीजियस डिनोमिनेशन हुआ, नहीं हुआ। ओशो अपनी कलाकारी चला रहे, क्या वो रिलीजियस डिनोमिनेशन हुआ, नहीं हुआ है। इस्कॉन है, क्या वो रिलीजियस डिनोमिनेशन हुआ या नहीं हुआ। आप बात समझ रहे हो, तब रिलीजन की बात नहीं हो रही, कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन, अब उसको अधिकार क्या क्या दिए हैं, अधिकार दिए हैं इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन, तो आप संस्था बना सकते हो, उसका प्रबंधन कर सकते हो। तो हमने एक मंदिर बना लिया, हमने एक ट्रस्ट बना लिया, हमने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया, ठीक है। दूसरा मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, तो वही बनाया आपने और उसे मैनेज कर रहे हो आप, कितना चंदा आएगा, कितना चंदा जाएगा, किसको क्या सैलरी देंगे, जो भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट। तीसरा इसमें है कि आप मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। तो इसका मतलब यहां पर देखो, जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो आपका फंडामेंटल राइट है। तो इंडिविजुअल के केस में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन रिलीजियस डिनोमिनेशन के केस में जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट है। ये बात समझ पा रहे हो आप। रिलीजियस डिनोमिनेशन के केस में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है। और चौथी बात कि जो भी ये प्रॉपर्टी है इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो जो भी कानून वगैरह है उसके अनुसार इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है। रामकृष्ण मठ रिलीजियस डिनोमिनेशन, इन्होंने लक्ष्मीकांत ने डिटेल में दिया नहीं होगा, है नहीं दिया होगा डिटेल में, तुम्हें लिखाया होगा मैंने, क्या परिभाषा लिखा है रिलीजियस डिनोमिनेशन की, कोई बात नहीं। आर्टिकल 27 देखो, 27 ठीक है। 26 किससे संबंधित है, डिनोमिनेशन। तो 25 इंडिविजुअल का है, 26 कम्युनिटी राइट है। अब 27 आसान है, ठीक है, कि किसी भी निश्चित धर्म को प्रमोट करने के लिए आप पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हालांकि इसमें दो चीजें हैं, कि दो चीजें, एक तो सरकार टैक्स नहीं लगा सकती किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, और दूसरा सरकार जो टैक्स किसी और चीज से कलेक्ट कर रही है उसको भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने में खर्च नहीं कर सकती। सब पे तो लगाएगी, सरकार करा ही रही है। तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती हमसे इनकम टैक्स ले और उससे भगवान राम का मंदिर बनवा दे। सरकार ऐसा नहीं कर सकती हमसे इनकम टैक्स ले और उसे बोले भाई जो नवदुर्गा व्रत रखेंगे उनको हम सुबह सुबह 1 गिलास दूध, 2 केला और 1 सेब बांटेंगे। सरकार ऐसा नहीं कर सकती भाई, क्लियर है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कर सकती कि मुस्लिम से, इस्लाम धर्म से पर्टिकुलर टैक्स लेना शुरू कर दें और उसको किसी दूसरे धर्म के प्रमोशन में यूज करें। तो 27 और सावधान है। 28 बहुत मजेदार आर्टिकल है, ढंग से पढ़ेंगे, सबसे मजेदार 28 है, ठीक है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब देखो इसमें अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूट हैं, समझो लिखाया होगा अभी। तो ऐसा इंस्टीट्यूट, लास्ट इसको देख लो बस, ठीक है, जो स्टेट द्वारा फंडेड है, स्टेट फंडेड है, ठीक है, कि मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड, ठीक है। अब स्टेट द्वारा फुल्ली फंडेड है या पार्सली फंडेड है, ठीक है, वहां रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते, ठीक है। इसका मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी है,
तो वहां कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकते। ठीक है, तुम्हारे सरकारी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं या जो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल हैं, एडेड स्कूल, जहां सरकार थोड़ी बहुत सहायता दे रही है, तो वहां रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए ही नहीं जा सकते। प्रार्थना होगी तो राष्ट्रगान कराओ, ये सब कराओ, हालांकि कुछ स्कूल करा लेते हैं जब तक ऑब्जेक्शन नहीं, वो चीज अलग है, लेकिन आप वहां नहीं दे सकते। सरस्वती वंदना आप नहीं करा सकते, आप राष्ट्रगान कराओ, ये सब कराओ। तो जो भी जैसे आप समझ रहे हो, लेकिन लोग करा लेते हैं सरस्वती वंदना, सारे हिंदू बैठे हुए अपोज नहीं कर रहा है। दूसरे हैं कि जो रिकॉग्नाइज्ड बाई स्टेट है, रिसीविंग 8 आउट ऑफ स्टेट फंड है, शैल बी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। नो पर्सन, ये इसमें 3 तरीके के थे। उसमें भी अलाउड नहीं है। तीसरा ये है कि सिर्फ उसी एक में के लिए दिया गया है हैं? रिलीजियस एक में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन बात नहीं कर सकते। हाँ तो ठीक है, 3 तरीके के हैं, सुनो। ठीक है, ये बेसिकली उसमें अच्छे अच्छे वो केस लॉज भी थे, राष्ट्रगान के समय खड़ा कर दिया, वो सब हैं, तो मेंस में पढ़ना आप। तो यहाँ पे एक तो ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो स्टेट फंडेड है, मैनेज बाय स्टेट है, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, तो आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। दूसरे वो हैं जो फंडेड स्टेट है लेकिन मैनेज्ड बाय प्राइवेट है, वहाँ आप वहाँ भी नहीं दे सकते हो, तो वही बात हो गई, स्टेट फंडेड है। तीसरे जो रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट हैं लेकिन फंडेड नहीं है, तो वहां आप दे सकते हो लेकिन फोर्स नहीं कर सकते हो। और चौथे जो स्टेट द्वारा रिकॉग्नाइज भी नहीं है, वहां आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हो, जैसे कैपिटल IS। ठीक है, तो यहां हम आपको धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से है। ठीक है, तो इनको पढ़ के आना कल यार। ठीक है, मैं मान के चलूंगा आप DPSP और फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी तक के सारे क्वेश्चंस